हम लोगों ने सर्विस टैक्स का बेसिक देख लिया था और हमने लास्ट क्लास जो छोड़ी थी दैट वाज ऑन द चार्जेस ऑफ सर्विस टैक्स। सेक्शन 66B देखा था शायद, चार्जिंग सेक्शन कह सकते हो ना, जिसने कहा था देयर शैल बी लेविड अ टैक्स ऑन ऑल सर्विसेज, बोला गया था नहीं बोला गया था, एक्सेप्ट नेगेटिव लिस्ट एज एट द रेट ऑफ 14%। चलें आगे। आज हम लोग जो बात करेंगे दैट इज योर नेगेटिव लिस्ट की, क्योंकि लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये तो समझ लिया था कि नेगेटिव लिस्ट रिलीज होंगी। वो नेगेटिव लिस्ट है क्या? चार्जिंग सेक्शन ने कहा देयर शैल बी लेविड अ सर्विस टैक्स ऑन ऑल सर्विसेज, इसने कहा सारे सर्विसेज पर टैक्स लगेगा एक्सेप्ट नेगेटिव लिस्ट, इन पर टैक्स नहीं लगेगा, ये सर्विस में आएंगी ही नहीं, ये नेगेटिव लिस्ट है, इनके लिए तो बात ही मत करना। कुछ ऐसी चीजें थी जो सर्विस की डेफिनेशन में नहीं आ रही थी, सर्विसेज डज नॉट इंक्लूड था ना, ट्रेडिंग ऑफ गुड्स, ट्रांजैक्शन इन मनी, परचेज सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, सेल ऑफ गुड्स, ये सब क्या था? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप, फी टेकन बाय कोर्ट, ये सर्विसेज तो है नहीं, और कुछ क्या? एक्शनेबल क्लेम। अब आज हम लोग जो बात करेंगे दैट इज योर नेगेटिव लिस्ट, यानी इन सर्विसेज पर इनको सर्विस टैक्स में सर्विस के लिए कंसीडर करेंगे ही नहीं, इन चीजों पर सर्विस टैक्स लगेगा ही नहीं। चार्जिंग सेक्शन ने मना किया है भाई, स्पेशली चार्जिंग सेक्शन ने कहा कि हम इन सर्विस पर लगेंगे ही नहीं, बात ही मत करना। तो हम लोग आज किसकी बात करेंगे? नेगेटिव लिस्ट की। क्या है ये नेगेटिव लिस्ट में? 17 सर्विसेज हैं। कितनी? यानी सेक्शन 66D नेगेटिव लिस्ट है और इसमें 17 सर्विसेज हैं। कहने के लिए 17 है, मजा आने वाला है। 17 सर्विसेज हैं। पहला, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट। सबसे पहला, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन जब ये लिस्ट इस तरह से बना दी गई तो एक बहुत बड़ी समस्या क्रिएट हो गई। समस्या क्या आई कि हम कुरियर एजेंसी के पास गए, मैंने कहा मेरा ये लेटर है, मेल करना है। उसने कहा 50 रुपये प्लस सर्विस टैक्स, मान लेते हैं 14% के हिसाब से 7 रुपीज मान ले, यानी इन टोटालिटी वी आर नीडेड टू पे 57 टू अ प्राइवेट एजेंसी while we are just going to a government post office or speed post, then at that time they are charging from us 50 rupees plus service tax, not at all, because services provided by government. टोटल हमारी जेब से कितना जाएगा? वेयर विल यू गो? स्पीड पोस्ट और प्राइवेट कोरियर एजेंसी? स्पीड पोस्ट। ये तो सरकार नहीं है, निकम्मी सरकार है, जिसने हमको ये तो कहा बिजनेस करो, लेकिन मेरे बिजनेस करने का अधिकार हमसे छीन लिया। अरे खेलना ही है तो फेयर गेम खेलो, खेलना ही है तो या तो मुझ में से भी सर्विस टैक्स हटा दो या तो अपने में भी जोड़ लो, तब तो बात बराबर की होगी। कंपटीशन तो तब बराबर का होगा जब दोनों की बात हो। गवर्नमेंट की बस चल रही है कानपुर टू दिल्ली 1000 रुपीज विदाउट सर्विस टैक्स, प्राइवेट बस चल रही है 1000 प्लस सर्विस टैक्स, कहाँ जाना चाहेंगे आप? अनड्यूली, ये अनफेयर गेम है। गवर्नमेंट ने कहा एक काम करते हैं, जिन जिन ऑर्गेनाइजेशंस को मैंने प्राइवेट वालों को भी अपने जैसा काम करने के लिए बोला है, वहां पर मेरी सर्विसेज पर भी टैक्स लग जाएगा। अच्छा,
यानी अगर सर्विसेज प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट, माफ है, लेकिन स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल, इन पर टैक्स लग जाएगा। एयरक्राफ्ट की फैसिलिटी पर, एयर फ्लाइट की फैसिलिटी देती है, जेट एयरवेज है, एयर इंडिया है, एयर इंडिया पर सर्विस टैक्स नहीं लगेगा, जेट एयरवेज पर लग जाएगा। ये कौन सा गेम खेल रहे हो? तो एयर फ्लाइट्स पर भी सर्विस टैक्स अब लगने लगेगा, भले ही गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। बात समझना। तो पहला मैंने बताया पोस्ट ऑफिस, दूसरा मैंने बताया एयर फ्लाइट्स, एयरक्राफ्ट, वेसल, व्हीकल, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर्स, जो मैंने बताया ना, बस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर, इन पर सर्विस टैक्स लगेगा, भले ही सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट क्यों ना हो, भले ही सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट क्यों ना हो। मैंने कितनी चीजें बताई? 3। पहला स्पीड पोस्ट या डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। याद रखना, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट आपको बेसिक मेल की फैसिलिटी सुविधा प्रोवाइड करवाता है, बेसिक मेल की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है। कार्ड, इंटर स्टेट पोस्ट, 2 रुपए का इनलैंड, क्या है ये, वो सब कुरियर एजेंसी वाले नहीं प्रोवाइड करवाते, ये केवल गवर्नमेंट हम लोग को प्रोवाइड करवाती है, हम लोग के फायदे के लिए। तो जहां पर गवर्नमेंट, पब्लिक और प्राइवेट दोनों, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों लड़ रहे हैं एक जैसा, वहां पर गवर्नमेंट की सर्विसेज पर टैक्स लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। यानी बेसिक मेल सर्विस पर नहीं लगेगा। बात समझ ली? कम्युनिकेशन पे लग जाएगा बेटा, क्योंकि एक तरफ BSNL है, एक तरफ एयरटेल, रिलायंस है, वहां तो लगना ही लगना है। फिलहाल अभी आते हैं सर्विसेज बाय गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी आपकी म्यूनिसिपैलिटी बोर्ड, कंटोनमेंट बोर्ड, ये सब आ जाएंगे, पंचायत वगैरह सब आ जाएंगे। सर्विसेज बाय द डिपार्टमेंट, सर्विसेज बाय गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी एक्सक्लूडिंग द फॉलोइंग सर्विसेज। सर्विसेज बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, जिसमें स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट। एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट क्या होता है? स्पीड पोस्ट तो समझ में आता है। एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट वो फैसिलिटी होती है जहां पर बंदा आपके यहां आएगा, शेकर्स एंड मूवर्स, मूवर्स जो आपका सामान पैक कराकर भेजने का काम करते हैं, आप ही के पास वो बंदा आएगा अपना व्हीकल लेकर के, क्या सामान लेना है साहब जी, ये ले जाओ फर्नीचर, वो लोड करेगा, ले जाएगा आपके डेस्टिनेशन से। यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू गेट द डेस्टिनेशन ऑफ द ऑफिसेस, वो आपके डेस्टिनेशन पर आकर के सामान आपका ले जाएगा, उसको हम कहते हैं एक्सप्रेस पार्सल। ठीक है। एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस, गवर्नमेंट की भी अपनी LIC है और प्राइवेट वालों की भी है, लग जाएगा टैक्स। एंड एजेंसी सर्विसेज प्रोवाइडेड टू अ पर्सन अदर देन गवर्नमेंट। अदर देन गवर्नमेंट, इसका मतलब ये कि अगर हम एक्सप्रेस पार्सल की फैसिलिटी गवर्नमेंट अपने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को देती है, सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। अगर स्पीड पोस्ट की फैसिलिटी एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को दे रहा है तो नहीं लगेगा। प्रॉब्लम कहां थी? जहां प्राइवेट और गवर्नमेंट की लड़ाई हो रही थी, वहां केवल गेम फेयर करने के लिए गवर्नमेंट ने अपनी सर्विसेज पर टैक्स लगा दिया था। बट इफ दीज फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट टू एनी अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, देन नो सर्विस टैक्स वुड बी पेबल इवन दो दिस इज द केस ऑफ स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, वॉट एवर द केस इज इट क्लियर? तो आपका सर्विस टैक्स सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट पर नहीं लगेगा, लेकिन लग जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट पर, एयरक्राफ्ट पर, वेसल पर, व्हीकल पर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर्स पर, एंड द लास्टली सपोर्ट सर्विसेज। पहले कभी हम लोग यहाँ सपोर्ट सर्विसेज ना बोल करके एनी अदर सर्विसेज बोलते थे, दैट वर्ड वाज अ वाइडर वर्ड। तो वहाँ पर अलग अलग लोग अपने हिसाब से उसकी एक्सप्लेन करते थे, इंटरप्रिटेशन करते थे। नाउ वी आर जस्ट कॉलिंग देम सपोर्ट सर्विसेज। सपोर्ट सर्विसेज विद रिलेशन टू पार्ट नंबर 1 डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, पार्ट नंबर 2 ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर, पार्ट नंबर 3 वेसल व्हीकल और एयरक्राफ्ट। इज इट क्लियर? हाँ या ना? सर्विसेज बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पहला मैंने बोला सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, दूसरा मैंने बोला सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय RBI। मैंने यहां टैक्सेबल हो जाएगा
सर्विसेज टू गवर्नमेंट, सर्विसेज बाई गवर्नमेंट तो माफ होता है, लेकिन अगर मैं गवर्नमेंट को सर्विसेज दूं तो वो टैक्स लग जाएगा। अगर टैक्सेबल हो जाएगा अगर हम सर्विसेज टू आरबीआई दें तो बेसिकली आरबीआई अपनी सर्विसेज किनको देती है? बैंक्स को देती है। बेसिकली आरबीआई बैंकर्स का बैंक होता है, बैंकर्स का बैंक होता है। दिस इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। हाँ, दिस इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सीबीआई की बात नहीं कर रहा मैं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जिस तरह पीएनबी है उसी तरह एक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मैं आरबीआई को बोल रहा हूं दिस इज द सेंट्रल बैंक, इंडियाज सेंट्रल बैंक। इसका मतलब ये वाला बैंक नहीं। इज इट क्लियर? तो ये बैंकर्स का बैंकर होता है, और आरबीआई अगर फैसिलिटी देता है, सर्विसेज प्रोवाइड करता है किसी को, तो वो माफ है। आपको अपना अकाउंट ओपन करवाना है, आप आरबीआई में जाते हो, गवर्नर साहब हमारा अकाउंट खोल दीजिए, नहीं खोलेगा। ठीक है ना? क्लियर है ना? तो सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय आरबीआई, आरबीआई आपका अकाउंट ओपन नहीं कर रहा, वो आपको फैसिलिटी नहीं देता है। आरबीआई डायरेक्टली नॉट अटैच्ड विद द पब्लिक और कस्टमर। क्लियर? तो सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय आरबीआई, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन इन इंडिया, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन इन इंडिया। तीन चीजें तो बहुत आसानी से याद हो गई। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय आरबीआई, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन इन इंडिया, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट। और इस गवर्नमेंट में ये चार चीजें शामिल नहीं होंगी। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर, वेसल, व्हीकल और एयरक्राफ्ट, एंड द लास्ट वन इज सपोर्ट सर्विसेज। इज इट क्लियर? अभी तक मैंने इतना ही बताया, इसके आगे नहीं। सर्विसेज रिलेटिंग टू एग्रीकल्चरल और एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, सर्विसेज प्रोवाइडेड विद रिलेशन टू एग्रीकल्चर, बच्चे ने कहा कि ये फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन क्या है? वाणिज्यिक दूतावास देखते हो, दूतावास, दूतावास, आप अपने आपके देश का दूतावास दूसरे देश में है, एम्बेसी, एम्बेसी जिसको कहते हैं, और उसको एम्बेसडर संभालता है, एम्बेसी, उसी को ही कहते हैं फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन। दूसरे देश का इंडिया में है, अमेरिका का है, काउंसलेट जो होते हैं। क्लियर है? तो सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय आरबीआई, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन लोकेटेड इन इंडिया, सर्विसेज विद रिलेशन टू एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बाय वे ऑफ। अब जरा इसकी बात करते हैं। गवर्नमेंट की बात हो गई, अब एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की बात करते हैं। क्या एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस से रिलेटेड कोई एक्टिविटी करने पर टैक्स लग जाना चाहिए क्या? एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को आप खरीदते बेचते हो, दैट डजंट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ सर्विस टैक्स, क्योंकि वो तो ट्रेडिंग ऑफ गुड्स हम ऑलरेडी माफ कर चुके हैं, सर्विस टैक्स के दायरे में आता ही नहीं, सर्विस मानी ही नहीं जाती। हम क्रशिंग का काम करते हैं, प्रूनिंग का काम करते हैं, हार्वेस्टिंग का काम करते हैं, ड्राइंग का काम करते हैं, खेत जोतने का, सुखाने का, हल जोतने का, खाद डालने, बीज डालने, ये सब एक्टिविटीज ही तो हैं, ये सर्विसेज ही तो हैं। तो अगर ये सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं किसी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को प्रोड्यूस करने के लिए, वो सारी माफ है, वो सारी माफ है, पहली चीज। दूसरी चीज, मैंने अगर अपनी जमीन, तुम लोग कहते हो ना हमने अपना खेत अधिया पर दे दिया, आधे आधे पर दे दिया, मेरे पास एक खेत है, जमीन है, मैं एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज नहीं करता, आई एम अ फार्मर, but I am not a real farmer. I have given my land to the other one person to do the farming activities on that land.
मैंने मशीनरी दे दी, आई हैव अ मशीनरी, मेरे पास मशीन है जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को प्रोड्यूस करने के काम में आती है, मैंने वो मशीनरी एग्रो मशीनरी आपको किराए पर दे दी, तो ये सर्विसेज हैं जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को प्रोड्यूस करने के लिए जरूरी। तो क्या इन सर्विसेज पर टैक्स लगना चाहिए? बिल्कुल नहीं। अब पेड़ बड़े हो गए, पौधे बड़े हो गए, काट पीट करते हो, काट छाट करते हो, नहीं करते हो, कोई फर्क नहीं पड़ा, वो भी सर्विसेज माफ है, वो भी सर्विसेज माफ है। मैंने फसल को निकाला, वो भी सर्विस माफ है। फसल को मैंने सुखाने के लिए, अगर उसको मार्केट तक ले जाने के लिए जरूरी है, अगर मैं कहूँ मुझे गेहूं खरीदना है तो चलो खेत चलते, वहीं पर तुम्हें पौधे दे देंगे, घर पे जाकर उसको पीटना जो भी हो निकाल लेना, ऐसे करते हो क्या? नहीं, काट छांट वहीं पर हो जाता है, किसान करके देता है, बोरे में भर के देता है, तो वो सर्विसेज सब एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हैं, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज हैं। अगर हम सामान को मंडी तक पहुंचाने के लिए सर्विसेज दे रहे हैं, वो भी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है। मैं अपनी जमीन देता हूं किराए पर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के लिए, वो भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है। मैं अपनी मशीनरी देता हूं, वो भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है, भले ही किराए पर क्यों ना हो। मैं उसको दुकान तक ले जाने के लिए जो भी एक्टिविटी करता हूं, क्योंकि बिना उसके मानेगा नहीं दुकानदार, खरीदेगा ही नहीं, तो वो भी हमारी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज है। दुकानदार वहां मंडी में ले गया तो वहां दलाल बैठा हुआ है, दल्ला, उसने कहा कमेटी है, चलो मैं बिकवा देता हूं, मेरा सोर्स है, मेरा अप्रोच है, मैं ऑथराइज्ड दलाल हूं, मैं कहता हूं चलो बिकवा दो। तौलाने का काम करता है कि भैया पहले तौल ले, वहां पर धर्म कांटा लगा रहता है, उसको तौलते हैं, उसका भी चार्ज लगता है, वो भी सर्विसेज माफ है। कमेटी में सेल करवाने का या मार्केट में सेल करवाने का दलाल जो कमीशन लेता है और जो सर्विसेज देता है, वो भी सर्विसेज एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज मानी जाएंगी, वो भी माफ है। ये सारी सर्विसेज आपकी माफ है। लेकिन कई लोग बिजनेस बना लेंगे, टमाटर की खेती करेंगे, टमाटर को काटेंगे और टमाटो सॉस बनाएंगे और उसको बॉटल में भर करके मार्केट में निलॉन्स अचार बनाएंगे या निलॉन्स सॉस बनाएंगे और कहेंगे ये एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। ना मुन्ना ना, ये बिजनेस है। पहली चीज मैंने कहा, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को मार्केट तक सेल करने के लिए जो एक्टिविटीज होती हैं, दोज आर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। ये आपका कॉमर्शियल एक्टिविटी है। उस एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को आप कॉमर्शियलाइज कर रहे हो रिटेल तक पहुंचाने के लिए, कस्टमर तक डायरेक्ट अप्रोच कर रहे हो, वो कॉमर्शियल एक्टिविटी हो गई। अब क्लियर है? पक्की बात है। दोनों में फर्क समझ में आया? तो चिप्स हो गए हल्दीराम की, निलॉन्स का अचार हो गया, आम के पेड़ लगाए, आम काटे, उसके अचार बनाए, सब एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है। तब तो हर कोई अचार बनाएगा, क्यों? ठीक है ना? चल सकते हैं आगे। समझ में आया? तो हमें ये बताने की जरूरत नहीं, पूरी कहानी बताने की जरूरत नहीं है, सारे पॉइंट मैंने बता दिए। अभी तक मैंने क्या बताया? सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, चार चीजें इसमें हटा दो, उस पर टैक्स लगेगा। पहला डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, दूसरा व्हीकल, वेसल और एयरक्राफ्ट की फैसिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर, सपोर्ट एक्टिविटीज, क्लियर? सपोर्ट सर्विसेज। दूसरा मैंने बताया सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय आरबीआई, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन लोकेटेड इन इंडिया, सर्विसेज प्रोवाइडेड, सर्विसेज विद रिलेटिंग टू एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत? अच्छा, ट्रेडिंग ऑफ गुड्स, सर नहीं भी आप बताते ना तो हमें तो मालूम था, सामान को खरीदना और बेचना, ट्रेडिंग ऑफ गुड्स। लेकिन इसमें भी ध्यान देना, जब हम ट्रेडिंग ऑफ गुड्स की बात करते हैं तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड कमोडिटी कॉन्ट्रैक्ट होता है और फ्यूचर मार्केट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, और ऑक्सिलरी सर्विसेज, दलाल वगैरह जो होते हैं रिलेटिंग टू फॉरवर्ड एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ये तीनों नॉट सर्विसेज, यानी नो सर्विस टैक्स।
सामान आज नहीं तो कल जाएगा, डिलीवरी होगी। बिना डिलीवरी के रिस्क को कम करने के लिए मैंने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट रखा है। इसका नेचर तुम लोग पढ़ोगे, अभी वो टाइम नहीं है कि मैं तुम लोग को उन चीज़ों के बारे में डिटेलिंग करूं। केवल फॉरवर्ड, फ्यूचर और ऑप्शन और डेरिवेटिव बनाने में मुझे 2-3 क्लास लग जाएंगी। फिलहाल उस चीज़ को ख़त्म करते हैं। इतना लिख लो, नो सर्विस टैक्स, क्योंकि ये ट्रेडिंग ऑफ गुड्स माना जाता है। ट्रीटेड लाइक ट्रेडिंग ऑफ गुड्स। तो हमारा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है ट्रेडिंग ऑफ गुड्स। सर हमको तो पहले से ही मालूम था ट्रेडिंग ऑफ गुड्स विल नॉट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ सर्विस, बट व्हाट अबाउट द फ्यूचर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कमोडिटी, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और सपोर्ट सर्विसेज, ये भी हमारे क्या माने, ऑक्सिलरी सर्विसेज क्या माने जाएंगे, ट्रेडिंग ऑफ गुड्स। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत हो तो बोलो। ट्रेडिंग ऑफ गुड्स तो आ गया। सर मैन्युफैक्चरिंग आएगी क्या? नहीं बाबू, वो भी तो हमारा क्या होता है, गुड्स से बिलोंग करता है, सर्विस थोड़ी है। मैन्युफैक्चरिंग और अमाउंट टू मैन्युफैक्चर, जब तुम लोग एक्साइज पढ़ोगे, अगर पढ़ चुके हो तो अच्छी बात है, अगर एक्साइज एक्ट पढ़ोगे देन यू विल कम टू नो दैट व्हाट इज मैन्युफैक्चर और व्हाट इज अमाउंट टू मैन्युफैक्चर। मैन्युफैक्चर क्या होता है, ढंग से सुनना, ये मुझे पेन बनानी है, दिस इज नोन एज मैन्युफैक्चर। ये मैन्युफैक्चर कहलाएगा, मुझे पेन बनानी है, ये मैन्युफैक्चर है। क्या ये सर्विस है ना? अमाउंट टू मैन्युफैक्चर, मुझे ग्लूकॉन डी बेचना है, मुझे चाय पत्ती बेचनी है, मैंने आसाम से बड़े बड़े हजार किलो के बॉक्स मंगवाए जिसमें चाय भरी हुई है, चाय पत्ती, उसके मैंने छोटे छोटे पैकेट बना लिए। पहले भी ये चाय पत्ती थी, अभी भी ये चाय पत्ती है, क्या इसकी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हो गई? हो गई। इसको हम कहते हैं अमाउंट टू मैन्युफैक्चर। भले ही आइडेंटिटी वही है, लेकिन लार्ज पैकेट से स्मॉल पैकेट में फॉर द पर्पज ऑफ सेलिंग, रिटेलिंग इट इन द मार्केट इट वाज नेसेसरी। तो ये एक्टिविटी हमारी अमाउंट टू मैन्युफैक्चर कहलाएगी। जबकि मैन्युफैक्चर के लिए एक हम लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छा केस लॉ है, कि एक नई चीज का जन्म होना चाहिए, एक नई आइडेंटिटी क्रिएट होनी चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन, ये वर्ड पढ़ोगे, सुप्रीम कोर्ट का केस पढ़ोगे एक्साइज एक्ट में, ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए तो मैन्युफैक्चर माना जाता है। एक नई चीज, नया यूज होना चाहिए तो मैन्युफैक्चर माना जाता है। लेकिन अब बड़ी चाय पत्ती लेकर छोटे छोटे पैकेट में चाय पत्ती कर लो तो क्या नया मैन्युफैक्चर हो गया? क्या उसकी आइडेंटिटी चेंज हो गई? एक बड़ी स्टील रॉड को लिया, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, पहले भी वो स्टील रॉड थी, अभी भी वो स्टील रॉड है, क्या मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हो गई? हो गई। वो पढ़ेंगे हम लोग एक्साइज एक्ट में, उसको हम कहते हैं अमाउंट टू मैन्युफैक्चर, यानी डीम्ड मैन्युफैक्चर। क्या बोलते हैं? डीम्ड मैन्युफैक्चर। फिलहाल तो जब मैन्युफैक्चर है तो उस पर कौन सा टैक्स, उस पर कौन सा सर्विस टैक्स? एक्साइज की बात करना, उस पर किसकी बात करोगे? एक्साइज की बात करेंगे, उस पर सर्विस टैक्स की बात नहीं करेंगे। इसीलिए ये नेगेटिव लिस्ट में। सर इतना ही आसान है? हाँ बेटा, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, लेकिन उसमें शामिल नहीं है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, वेसल, व्हीकल, एयरक्राफ्ट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर और सपोर्ट सर्विसेज। ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और पैसेंजर पे हम लोगों को हमारी नानी याद आएंगी। इसको इतने हल्के में मत लेना, खूब मजा आने वाला है ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और पैसेंजर में, ठीक है ना? धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे हम लोग। ये हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय आरबीआई, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन लोकेटेड इन इंडिया, एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, ट्रेडिंग ऑफ गुड्स, मैन्युफैक्चर और अमाउंट टू मैन्युफैक्चर। हाँ या ना? सेलिंग ऑफ स्पेस फॉर एडवर्टीजमेंट इन प्रिंट मीडिया, न्यूज़पेपर वगैरह में आप ऐड देते हो ना, माफ है, उस पर सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। प्रिंट मीडिया में अगर आपने क्या दे दिया? स्लॉट दे दिया, सेल कर दिया, स्पेस दे दिया,
तो माफ़ है, उस पर से टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन 92.1 92.7 FM रेडियो, आकाशवाणी, टीवी, जी न्यूज़ पर अगर आप ऐड देते हैं तो टैक्स लग जाएगा। एवन छत के ऊपर जो ऐड देते हैं हम लोग, उस पर भी लग जाएगा। नेट में जो चलती हैं, नेट सर्फिंग करते उस समय जो एडवर्टीजमेंट आती हैं, उस पर भी टैक्स लग जाएगा। अरे बोलना। तो अब किसी पर माफ़ नहीं है, केवल प्रिंट मीडिया छोड़, सुन लो, प्रिंट मीडिया छोड़कर कुछ भी माफ़ नहीं। छत पे रखते नहीं हो बड़े बड़े होर्डिंग्स? क्या तुम भी खड़े हो जाते हो क्या चिप्स लेकर? कहोगे एडवर्टीजमेंट। यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक कोई दिक्कत है? देखो ना, हम लोगों ने 17 में से 8 सर्विसेज तो कर ही ली, पता भी नहीं चला। मैंने क्या बोला? सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय RBI, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन लोकेटेड इन इंडिया, एग्रीकल्चरल और एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, ट्रेडिंग ऑफ गुड्स, अमाउंट टू मैन्युफैक्चर, सेलिंग ऑफ स्पेस इन प्रिंट मीडिया फॉर एडवर्टीजमेंट। इज इट क्लियर? टोल चार्जेस। आप एक हाईवे पर जा रहे हो, टोल बूथ होते हैं, ब्रिज मिलते हैं, ब्रिजेस, टोल चार्ज किया जाता है ना, माफ होता है, उस पर कोई सर्विस टैक्स नहीं लगता। तो चाहे ब्रिजेस हों चाहे हाईवेज हों, जो टोल चार्ज किया जाता है उस पर सर्विस टैक्स शामिल। सर्विसेज बाय वे ऑफ कैरिंग आउट, अच्छा सर्विसेज बाय वे ऑफ एक्सेस टू अ रोड और अ ब्रिज ऑन पेमेंट ऑफ टोल चार्जेस। इज इट क्लियर? तो टोल चार्जेस पर हमारा नहीं लगेगा। टोल चार्जेस पर नहीं लगेगा। लॉटरी, लॉटरी पर हमारा नहीं लगेगा। ढंग से सुनना, बेटिंग, गैम्बलिंग और लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग और लॉटरी माफ है। सर, क्या गवर्नमेंट की इच्छा लॉटरी को बढ़ावा देना है, लॉटरी को सस्ता करना है? ना मुन्ना ना। जी हाँ, ये स्टेट गवर्नमेंट का अधिकार है उस पर टैक्स लगाना, इस पर टैक्स लगाना स्टेट गवर्नमेंट का। गांजा, चरस, ये स्टेट गवर्नमेंट के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। बच्चे ने कहा इल्लीगल है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। कोई स्टेट कहता है कि नहीं हमारे यहाँ पर गांजा चलेगा, अफीम चलेगा। क्या अफीम की खेती होती है बाकायदा? नहीं, ठीक है, क्या दिक्कत है? जरूरी थोड़ी है कि अफीम को आप नशे में ही यूज़ करें, दवा में भी यूज़ होता है, ऐसा थोड़ी है। उसका लाइसेंस होता है, उसका पट्टा मिलता है। गैम्बलिंग, आप नेपाल में जाओ तो आपको गैम्बलिंग के लिए पूरा एक होटल मिलेगा, बाकायदा वहाँ खेलो। इंडिया में बैन है, गोवा में है ना, कुछ जगहों पर है, शायद है, ठीक है, तो वहां पर लाइसेंस मिलता है उसका, लेकिन वो स्टेट गवर्नमेंट के अधिकार क्षेत्र में आता है। बैटिंग, गैम्बलिंग और लॉटरी। चलिए, बेटिंग, गैम्बलिंग और लॉटरी, कुल कितने मैंने पॉइंट बताया अब तक? पहला, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, RBI, फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन, एग्रीकल्चरल, ट्रेडिंग ऑफ गुड्स, अमाउंट टू मैन्युफैक्चर, टोल चार्जेस, लॉटरी, बेटिंग एंड गैम्बलिंग और एक और एडवर्टीजमेंट इन प्रिंट मीडिया। इतने माफ, ठीक है ना? चरस सर्विसेज होती हैं तो ठीक है, अच्छी बात है। मुझे जो बताना है ढंग से सुनेंगे। लॉटरी, बेटिंग एंड गैम्बलिंग की बात की गई है, जो डायरेक्ट लॉटरी को परचेज और सेल से रिलेट करता है। लेकिन लॉटरी एजेंट बेचता है, डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। हम उन सर्विसेज की बात नहीं कर रहे, वो टैक्सेबल होती हैं, वो टैक्सेबल होती हैं।
हम डायरेक्ट लॉटरी को खरीदने और बेचने की बात कर रहे हैं। हम मीडिएटर्स या सपोर्ट सर्विसेज की बात नहीं कर रहे, जो उन लॉटरी को खरीदने और बिकवाने पर कमीशन चार्ज करते हैं, दो सर्विसेज आर चार्ज टू टैक्स। इज इट क्लियर? तो ये याद रखना, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट प्योर लॉटरी, गैम्बलिंग और बैटिंग विच इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ टैक्सेशन अंडर द रिजिम ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। क्लियर है? पक्की बात है ना? ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जब तुम लोग CST पढ़ चुके हो, कई लोग नहीं पढ़े हो तो भी समझ लो, इलेक्ट्रिसिटी को सेंट्रल सेल्स टैक्स के चार्जिंग सेक्शन से ही बाहर निकाल दिया गया है और ये बोला गया है कि इलेक्ट्रिसिटी इज लाइक अ प्रोडक्ट विच कैन बी एक्वायर्ड, which can be purchased, which can be consumed, which can be stored, which can be distributed, means all the features of goods can be find in our electricity। और महसूस करना चाहते हो तो तार पकड़ के देख लो, समझ में आएगा कि इलेक्ट्रिसिटी का झटका मिलता है। क्लियर है? पक्का ना? तो हाँ भाई, तो इलेक्ट्रिसिटी इज टू बी ट्रीटेड लाइक अ गुड्स और उसको बताया गया है CST में। अब उधर बता दिया तो बेटा इधर तो हटाना पड़ेगा ना। बिजली के तार को पकड़ लो, कहो सर्विसेज ले रहा हूं, तो वो सर्विसेज नहीं है। तो इलेक्ट्रिसिटी, अब सुन लो, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय एन इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन, यानी यहां पर जनरेशन की बात नहीं की, ट्रांसमिट और डिस्ट्रीब्यूशन की बात की, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की बात नहीं बोली। तो जनरेशन तो ऑलरेडी क्या है? प्रोडक्ट है। उसको जब CST से हटाया गया, जब जनरेशन को CST से हटा दिया गया, तो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन को सर्विस टैक्स से हटाओ ना, तभी तो दोनों चीजें बराबर होंगी। एक तरफ तुमने उसको गुड्स नहीं माना तो अब इसको सर्विस मत मानो। जनरेशन को, प्रोडक्शन को, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन को आपने क्या नहीं माना? गुड्स नहीं माना। गुड्स तो माना लेकिन सर्विस सेंट्रल सेल्स टैक्स के दायरे से हटा दिया, तो उसको एक अच्छा बेनिफिट दिया है। मैंने ये नहीं कहा गुड्स नहीं माना। तो जब गुड्स माना और उसको हटाया गया, उसी तरह इन सर्विसेज को सर्विसेज मान रहे हो, डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन को, लेकिन उसको सर्विस टैक्स से हटा दो। जैसे वहां से CST से हटाया वैसे यहां सर्विस टैक्स से हटा दो। अब क्लियर है? तो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अब चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी कॉरपोरेशन हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी कॉरपोरेशन हो, या कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो। इज इट क्लियर? पक्की बात है? कोई दिक्कत हो तो बोलो। फिर से एक बार गिन लिया जाए। 11 हो गई। नहीं हो तो क्या, 11 ही तो है। अच्छा, ओके, बधाई हो। यानी अब केवल कितनी सर्विसेज और बची? गन के साथ देखा जाए, पहला सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट। बेटा ये याद रखना, मेगा एग्जेम्पशन जब करोगे तो हालत पस्त हो जाती है। उसमें भी 24-25 सर्विसेज पढ़ोगे लाइन से। कितनी? और यहाँ पर 17 ऑलरेडी पढ़ रहे हो। अभी ख़त्म नहीं हुई लिस्ट, अभी और लिस्ट, रिवर्स चार्जेस वगैरह की लिस्ट आएंगी। मज़े आने वाले बाकी हैं, अभी पूरा मज़े का इंतजाम है इस चैप्टर में। पहला मैंने बताया सर्विसेज बाय गवर्नमेंट, दूसरा RBI, फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन, एग्रीकल्चर, देखते हुए बता दो, एग्रीकल्चर, ट्रेडिंग ऑफ गुड्स, अमाउंट टू मैन्युफैक्चर, इलेक्ट्रिसिटी, बेटिंग, गैम्बलिंग, टोल चार्जेस, प्रिंट मीडिया।
हो गया, बोल दिया मैंने, टेंशन ना लो। हम स्कूल की बात करते हैं, सर्विसेज बाय वे ऑफ, सुन लो, प्लेवे से बात करते हैं, ये प्लेवे के बच्चे हैं। सर्विसेज बाय वे ऑफ प्री नर्सरी, नर्सरी सुनना ढंग से, प्री स्कूल आता है, प्लेवे वगैरह, स्कूल्स आते हैं, सेकेंडरी हायर एजुकेशन 12th तक आएंगे, सबका माफ है, सबका माफ है, कोई सर्विसेज टैक्स नहीं लगेगा इस पर। आप कॉलेज में पढ़ने जाते हैं, सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। कोई भी कॉलेज जो लॉ द्वारा अप्रूव्ड है, यूनिवर्सिटी जो लॉ द्वारा गवर्नड है, माफ है। वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग देने वाली ऑर्गेनाइजेशन, माफ है। ये नहीं कोई भी वोकेशनल एजुकेशन खोल लेगा तो उसको माफ कर दिया जाएगा, इट मस्ट बी सर्टिफाइड। कोई भी कॉलेज खोल लेगा माफ हो जाएगा, भैया लॉ द्वारा गवर्न होना चाहिए। जो इंटरनेशनल या आईबी स्कूल्स होते हैं वो टैक्सेबल होते हैं। जो वर्ल्ड स्कूल होते हैं ना, आईबी जिसको कहते हैं इंटर बैरिकुलेट, है ना, इंटरनेशनल बैरिकुलेट, वो टैक्सेबल होते हैं। आएगा अभी थोड़ी देर में, देखिए कोई दिक्कत नहीं। प्री स्कूल 9th तक, 10th तक, जूनियर हाई स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, माफ। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी गवर्नड बाय लॉ, माफ है। वोकेशनल ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस और इंस्टीट्यूशंस, माफ है। वोकेशनल ट्रेनिंग देने के लिए वो सर्टिफाइड होने चाहिए। ये नहीं मैंने कल कर दिया, आओ तुम्हें कैसे लैपटॉप बनाया जाता है वो ट्रेनिंग देता हूँ, वोकेशनल एजुकेशनल ट्रेनिंग, लैपटॉप बनाने का, मोबाइल बनाने का, फ्रिज बनाने का, कूलर बनाने की सर्टिफिकेट डिग्री दूंगा। सुन रहे हो ना? तो अगर तुम उसमें एडमिशन लेते हो, दैट इज गवर्नड बाय मी एंड नॉट अथराइज्ड बाय लॉ, इट मीन्स द सर्विसेज प्रोवाइडेड मी विल चार्ज टू टैक्स। इज इट क्लियर? तो सर्विसेज बाय वे ऑफ pre-school education and education up to a higher secondary school or equivalent, education as a part of curriculum for obtaining a qualification recognized by any law for the time being in force, recognized by law, or education as a part of approved vocational education course, approved होना चाहिए। क्या होना चाहिए? approved होना चाहिए। मैंने क्या बोला? आईबी को नहीं माना जाता, टैक्सेबल होता है, टैक्सेबल नहीं होता आईबी, याद रखना। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय आईबी गिविंग सर्टिफिकेशंस लाइक आईबी, जो इंटरनेशनल स्कूल होते हैं, गिविंग सर्टिफिकेशंस लाइक इंटरनेशनल बैरिकुलेट आर आल्सो कवर्ड इन दिस एंट्री, यानी वो माफ है, आईबी की भी सर्विसेज माफ है, याद रखना। लेकिन 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 आईबी की सर्विसेज माफ हैं, लेकिन मेरी सर्विसेज, क्या मैं हाई स्कूल चलाता हूँ, प्री नर्सरी या प्री स्कूल चलाता हूँ, क्या मैं ऑथराइज्ड बाय लॉ हूँ, क्या मैं आईबी हूँ, बात खत्म। क्या वोकेशनल एजुकेशन प्रोग्राम चला रहा हूँ? नहीं, तो मेरी सर्विसेज टैक्सेबल है। होम ट्यूशंस वो भी टैक्सेबल है, प्राइवेट कोचिंग वो भी टैक्सेबल है। इज इट क्लियर? पक्का ना? दैट्स इट, इसमें तो खत्म हो गया। कोई दिक्कत हो तो बताओ यहां तक। प्री स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, हाँ, आईबी यानी वर्ल्ड स्कूल, वोकेशनल एजुकेशन प्रोग्राम, हम बात कर लो यही सारी, आज बात कर लो, मजा आ रहा होगा, कोर्स या प्रोग्राम। लेकिन एक चीज इसमें नहीं आई, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस।
या वोकेशनल प्रोग्राम चलाने वाले, अनसर्टिफाइड या नॉन अप्रूव्ड प्रोग्राम चलाने वाले। पक्की बात ना। हम ऐसे कॉलेजेस की बात कर रहे हैं जो इंडिया में गवर्न होते हैं, इंटरनेशनल कॉलेजेस की बात नहीं कर रहे। आउटसाइड इंडिया में जाकर पढ़ना है, वो वहाँ का कानून होगा, यहाँ का कानून नहीं है। वो वहाँ पर वहाँ का कानून लगेगा। इज इट क्लियर? फॉरेन कंट्री में जा करके या फॉरेन कंट्रीज़ के कॉलेजेस से अगर आप कोई डिग्री ले रहे हैं इंडिया में बैठे बैठे, तो वहाँ पर सर्विस टैक्स का मैटर, वहाँ का कानून जाने। क्लियर? चल सकते हैं। हटा दें यहाँ। 11 पॉइंट हो गए ना। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो, बट इफ हो, क्वेश्चन हो, क्वेश्चन मार्क हो, कुछ भी हो बताओ। नहीं। रेंट, चलो, रेंटिंग ऑफ ड्वेलिंग हाउस या रेजिडेंशियल हाउस। हमने अपना घर रहने के लिए किसी को दिया। किसको दिया? रहने के लिए किसी को दिया, वो भी सर्विसेज माफ है। लेकिन अगर कॉमर्शियल दिया है तो माफ नहीं है। मैंने तुमको दुकान चलाने के लिए अपना घर किराए पर दिया है, टैक्स लग जाएगा। रहने के लिए दिया है, टैक्स नहीं लगेगा। हाँ, रहने के लिए किराए पर दिया है, टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर बिजनेस करने के लिए मकान दिया है, कॉमर्शियल एक्टिविटीज के लिए, तो वहां टैक्स लग जाएगा। गवर्नमेंट फ्लैट बांटती है अपने एम्प्लॉयज को और लाइसेंस फीस डिस्क्राइब करती है और उनसे कुछ किराया लेती है, वो भी माफ है। वो भी माफ है। इज इट क्लियर? पक्की बात है। हटा दें। याद रहेगा ये सब कि भूल जाओगे? अरे नहीं, परसों तक नहीं याद रख पाओगे। मैंने क्या बताया? रेंटिंग ऑफ ड्वेलिंग हाउस या रेजिडेंशियल हाउस। सर्विसेज बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग डिपॉजिट्स, लोन्स और एडवांसेस insofar as the consideration is represented by way of interest or discount। हमने पैसा बैंक में जमा किया तो ट्रांजैक्शन इन मनी है, लेकिन वहां से मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है, वो सर्विस नहीं मानी जाएगी। अगर मैंने कोई एक्सटेंड किया है, कोई सर्विस ली है, मतलब बैंक वाला मुझे सर्विस दे रहा है, किस लिए? डिपॉजिट्स या एडवांस के अगेंस्ट, तो वो माफ है। वो क्या है? माफ है। insofar as the consideration is represented by way of interest or discount। is it clear? पक्की बात है। दूसरा, इंटरेस्ट इज सेल और परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी अमंगस्ट बैंक। परचेज और सेल ऑफ फॉरेन करेंसी अमंगस्ट बैंक। मैं फॉरेन मनी चेंजर की बात नहीं कर रहा। मुझे अगर डॉलर्स चाहिए तो मैं दुकानदार के पास गया, मैंने रुपया दिया, डॉलर लिया, दैट इज चार्जेबल टू टैक्स। उसके लिए हम लोग मनी चेंजर की बात करेंगे। यहां क्या बात हो रही है? परचेज और सेल ऑफ फॉरेन करेंसी अमंगस्ट बैंक। बैंकों के बीच में अगर फॉरेन करेंसी परचेज और सेल हो रही है, वो माफ है। बैंकों के बीच में अगर फॉरेन करेंसी परचेज और सेल हो रही है अमंगस्ट बैंक, बैंकों के बीच में, एंटर से सेल और परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी अमंगस्ट बैंक और अथोराइज्ड डीलर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज और अमंगस्ट बैंक एंड सच डीलर। अथोराइज्ड डीलर हैं, अथोराइज्ड डीलर है, दोनों के बीच में परचेज सेल हो रहा है, माफ है। बैंक है, दोनों के बीच में परचेज सेल हो रहा है, फॉरेन करेंसी, माफ है। बैंक है, अथोराइज्ड डीलर है, दोनों के बीच में परचेज सेल हो रहा है, माफ है। लेकिन पब्लिक है, अथोराइज्ड डीलर है, टैक्सेबल है। पब्लिक है, बैंक है, टैक्सेबल है। इज इट क्लियर? परचेज और सेल ऑफ फॉरेन करेंसी अमंगस्ट बैंक
अमंगस्ट ऑथराइज्ड डीलर, हाँ या ना, अमंगस्ट बैंक एंड ऑथराइज्ड डीलर। परचेस, अच्छा, लोन और एडवांसेस टू इंटरेस्ट और डिस्काउंट। इज इट क्लियर? समझ में आई बात? एक्सटेंडिंग डिपॉजिट्स और लोन्स और एडवांसेस, यहां तक कोई दिक्कत? कितने पॉइंट हो गए अब तक? 13, 12, 13 नहीं 12, 13 हो गए। ये 13 था पॉइंट। 14 की बात करते हैं। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बोलो। सर्विसेज बाय आरबीआई, बोलना मत। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय आरबीआई, फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, एग्रीकल्चरल और एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, बोलना मत। बीच में मत बोलना। ट्रेडिंग ऑफ गुड्स, अमाउंट टू मैन्युफैक्चर, इलेक्ट्रिसिटी, सेलिंग स्पेस इन प्रिंट मीडिया, हाँ बोलो, लॉटरी, टोल चार्जेस, स्कूल, डिपॉजिट्स, या डिपॉजिट्स के साथ साथ फॉरेन करेंसी एक और था लास्ट, रेंट। चलो भाई, फ्यूनरल, मरने के बाद, ब्यूरियल, क्रीमेटोरियम और मॉर्चुरी सर्विसेज, शव को जलाना, शव को कैरी करना, दफन करना, या अंतिम संस्कार से रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस हैं, फैसिलिटीज़ हैं, सर्विसेज हैं, वो सब माफ है। ठीक, ये सब चीज़ें ना पूछो, आगे बढ़ो। 15 and 16, 15 and 16, हमने तुम लोगों को आते ही बोला सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, और उसमें से हटाया था ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, कि उन पर टैक्स लग जाता है। आया ना, बोला था ना। लेकिन इन पर नहीं लगता, यानी हम दोनों की बात कर रहे हैं। अगर नहीं लगेगा तो गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों पर नहीं लगेगा, लगेगा तो दोनों पर लगेगा, नहीं लगेगा तो, यानी गवर्नमेंट ने इक्वल रूल बनाए हुए हैं। उसने कहा सर्विसेज प्रोवाइडेड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, वहां से हटाया। वो गवर्नमेंट की सर्विसेज को वहां से हटाओ, गवर्नमेंट के नाम पर छूट मत ले लो, हटाओ। लेकिन ऐसा नहीं है कि 100% चीजों पर टैक्स लग जाएगा। जो भी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर से रिलेटेड चीजें उस पर टैक्स लगा ही दो। कहा गया ना, इन चीजों पर टैक्स नहीं लगेगा, चाहे वो सर्विस गवर्नमेंट प्रोवाइड करे, चाहे वो सर्विस प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करे, उन पर टैक्स नहीं लगेगा। किन पर? अगर हम पैसेंजर्स की बात करें, तुम यहां से निकले, तुमको जाना है रेलवे स्टेशन, या तुमको जाना है दूसरे देश, दूसरे देश की बात ना करो, तुमको जाना है दूसरे शहर, यहां से बाहर निकलोगे, सबसे पहले ऑटो रिक्शा पकड़ोगे, जिसको हम कहते हैं मीटर्ड कैब्स, जिसमें मीटर लगा होता है, एक डिवाइस लगी होती है, आप चढ़ते हो तो आपको पता चल जाता है कि हम इतने किलोमीटर चलेंगे, इतना मेरा हायर बनेगा, रेंट बनेगा, किराया बनेगा। इसको हम कहते हैं मीटर्ड कैब्स और ऑटो रिक्शा। तो ऑटो रिक्शा और मीटर्ड कैब्स कोई टैक्स नहीं लगेगा। पता चला तुम उतरोगे, कितना हुआ, कहेगा 50 रुपए। सर्विस टैक्स भी दो ना। कभी सोचा है, कभी लिया है उसने? नहीं लिया। तुम ऑटो से उतरे, मेट्रो पर चढ़ गए, यहाँ मोनोरेल पर चढ़ गए, यहाँ मेट्रो है, मुंबई वगैरह में मोनोरेल है, तो मेट्रो हो गया, मोनोरेल हो गया, ट्रामवेज हो गया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है भाई,
पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, बस है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, माफ है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो। यहां से निकले कहां गए? ऑटो में बैठे, मीटर्ड कैब्स में बैठे, ऑटो रिक्शा या मीटर्ड कैब्स, मेट्रो तक पहुंचे, मेट्रो, मोनोरेल, ट्रामवे, माफ, उतरे रेलवे स्टेशन में, रेलवे की फैसिलिटीज ले रहे हो भाई, किसकी? रेलवे की फैसिलिटीज ले रहे हो, पैसेंजर्स रेलवे की फैसिलिटीज लेते हैं। फर्स्ट क्लास और एसी क्लास टैक्सेबल है, एसी क्लास और फर्स्ट क्लास टैक्सेबल है, लेकिन स्लीपर और जनरल माफ है। सुन लो भाई, क्यों बात कर रहे हो? एसी और फर्स्ट क्लास टैक्सेबल है, लेकिन बाकी सब माफ है। अब रेलवे ने तुम्हें छोड़ दिया समुद्र किनारे, यहां पर अब तुम्हें नदी पार करके जाना है, लड़ाइयां लड़नी है, तो अब नाव की बात करोगे। इनलैंड वाटरवेज, एक सिटी से दूसरे सिटी में जाने के लिए इनलैंड वाटरवेज का यूज करोगे, रिवर, कैनाल, लेक, इनका यूज करोगे, माफ है। इनलैंड वाटरवेज का यूज करोगे, माफ है। हिंदुस्तान के ही एक शहर से हिंदुस्तान के ही दूसरे शहर में जाने के लिए आप कभी कभी लेक या रिवर का यूज करते हैं, वो भी माफ है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स, कभी कभी तुम लोगों ने बसों के आगे लिखा होगा फॉर टूरिज्म पर्पज, टूरिस्ट, टूरिस्ट, तो इसका मतलब वो बस नॉर्मली चलती किसके लिए है? टूरिस्ट के लिए, आम पब्लिक के लिए नहीं है। अब चढ़ जाओगा तो हमको भी वही जाना है जहां तुम जा रहे हो, उतार देगा। और मान लो तुम बैठ भी गए तो टूरिस्ट मान लिए जाओगे क्योंकि वो है ही, उसके लिए डोमिनेंस क्या है उसका? टूरिज्म पर्पस है। तो अगर आप उसमें भले ही 2 किलोमीटर की जर्नी करने के लिए गए हैं, लेकिन आपसे सर्विस टैक्स ले लिया जाएगा। लेकिन अगर कोई टूरिस्ट है, किसी बस में चढ़ गया जिसमें तुम लोग जाते हो, तो टूरिस्ट नहीं माना जाएगा। ये नहीं कि तू तो टूरिस्ट है, टैक्स लगा, नहीं। डोमिनेंस क्या है उस व्हीकल का इंपॉर्टेंट। यार मजाक थोड़ी कर रहे, तुम लोग हंस रहे हो, मजाक नहीं है, समझने वाली बात है। क्यों? व्हीकल का क्या मेन मोटो है? टूरिज्म पर्पस के लिए, टैक्स लग जाएगा। टूरिज्म पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए है, टूरिज्म पर्पस नहीं है, तो भले ही टूरिस्ट बैठा हो, उससे कोई लेना देना नहीं। और अगर आप टूरिस्ट नहीं हो, किसी टूरिस्ट बस में बैठ गए, तो आप टूरिस्ट मान लिए जाओगे। टूरिस्ट टूरिस्ट ट्विस्ट हो रहा है, ठीक है ना? मीटर्ड कैब्स और ऑटो रिक्शा, बात नहीं। मीटर्ड कैब्स और ऑटो रिक्शा, ठीक, पक्की बात है ना? यहां तो कोई दिक्कत, मैं फिर से एक बार बोलता हूं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, आप यहां से निकले, ऑटो रिक्शा में जाओगे, क्या टैक्स लग जाएगा? मेट्रो, मोनोरेल, ट्रामवे, टैक्स लग जाएगा। इनलैंड वाटरवेज, टैक्स लग जाएगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वेसल में बैठ गया, वेसल, शिप में, इनलैंड वाटरवेज के अलावा शिप में ना, टूरिज्म पर्पज से होगा तो लग जाएगा, नहीं होगा तो नहीं लगेगा। मीटर्ड कैब्स, ऑटो रिक्शा बता दिया ना। रेलवे फर्स्ट क्लास में लग जाएगा, एसी में लग जाएगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की बात करते हैं। जितने भी रोड से सामान जाते हैं, ठीक, जाने दो, लेकिन अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के थ्रू, जीटीए, अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के थ्रू आपका सामान आता जाता है तो टैक्स लग जाएगा। कोरियर एजेंसी के थ्रू सामान आता जाता है तो टैक्स लग जाएगा। यहाँ तो आपका सामान एक जगह से दूसरी जगह गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी से जाता है तो टैक्स लग जाएगा, यहाँ कोरियर एजेंसी से जाएगा तो टैक्स लग जाएगा। लेकिन इसके अलावा जाता है तो टैक्स नहीं लगेगा। हाँ या ना? बोलो, पक्की बात है ना? इनलैंड वाटरवेज, जैसे तुम लोग जा रहे थे वैसे तुम लोग का सामान भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। एयरक्राफ्ट और वेसल से तुम लोग आते जाते हो। एयरक्राफ्ट और वेसल
फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया अप टू द कस्टम स्टेशन ऑफ क्लियरेंस इन इंडिया। अगर बाहर से सामान विदेश से हिंदुस्तान में आ रहा है तो उस सर्विस को सर्विस टैक्स के दायरे में नहीं रखा गया। अगर विदेश से सामान कोई हिंदुस्तान में आ रहा है तो कस्टम अथॉरिटी के यहाँ जाएगा, वहाँ पर फिर सर्विस टैक्स नहीं लगेगा, उससे रिलेटेड चीज़ें वहाँ आ जाएंगी क्लियरेंस के लिए। बाय एन एयरक्राफ्ट और वेसल फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया अप टू द कस्टम स्टेशन ऑफ क्लियरेंस इन इंडिया। हम एजेंट और ब्रोकर की बात नहीं कर रहे, हम एयरक्राफ्ट की फैसिलिटी, वेसल की फैसिलिटी की बात कर रहे हैं जो गुड्स को लाने में यूज़ होती है आउटसाइड इंडिया से हिंदुस्तान में। अब दलालों से सावधान, दलालों का यूज़ करोगे तो वहाँ पर टैक्स लग जाएगा। क्लियर हुआ? कितनी फैसिलिटीज़ हो गई? एक कौन सी छूट रही है भाई? छोड़ा तो कुछ नहीं था। अच्छा, अम्यूजमेंट, एंटरटेनमेंट तो छूट गया। किसी भी पिक्चर को हिट होने के लिए 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। हाँ बोलो। सुन लो, पॉइंट नंबर लास्ट। आप सिटी मॉल जाते हो, मॉल में जाते हो, मल्टीप्लेक्सेस में जाते हो, वो इंजॉयमेंट के लिए होता है, माफ है। भले ही एंट्री अमाउंट लगता है, माफ है, सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। अगर किसी मॉल के बाहर एक देखते होगे कभी कभी बच्चों के लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए, जैसे ये जाए तो उसके लिए एक छोटी कारें बैठी होती, बैठ बैठ मुन्ना बैठ, घुमाता है। हाँ या ना? कभी कोई झूला होता है वो रस्सी में पकड़कर ऊपर से नीचे कूदाते हैं, देखो झूला होगा कहीं बार कर। हाँ तो हाँ या ना? होता है कि नहीं? वो भी अम्यूजमेंट माना जाता है, एंटरटेनमेंट पर्पज से लिए माना जाता है। माफ, क्या लिखा है जरा देखो, कौन सा पॉइंट था जो छूट गया भाई? कौन सा पॉइंट है ना? अच्छा, इसमें जे उड़ गया है, जे नाम ही गायब है। तो हाँ देना, तो वही मैंने कहा कैसे छूट सकता है। आई के बाद के आ गया है। हाँ, आई के बाद के आ गया। एडमिशन टू एंटरटेनमेंट इवेंट और एक्सेस टू अम्यूजमेंट फैसिलिटीज, एक्सेस टू अम्यूजमेंट और एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज ये माफ होती है, बात ना करें। एक काम करना, इसको एक दिन के लिए और रोक देना। अम्यूजमेंट फैसिलिटी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल चेक दैट स्टिल दिस फैसिलिटी इज टैक्सेबल और नॉट, क्योंकि इसमें से आगे डिटेल में से भी गायब किया हुआ है, उस सीरियल में से भी गायब किया है उसमें से, तो मुझे एक बार चेक करना है। तो फिलहाल इतनी चीज़ें याद हैं, हो गया? आपके पॉइंट कवर हो गए? बता सकते हो कौन कौन? एक एक करके बता रहा, भले ही देख कर बताना, थोड़ा इत्मीनान से। हाँ बताते जाओ। प्रतीक, पहला सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, इसमें मैंने 4 चीजें हटाई हैं। कौन सी? स्पीड पोस्ट एंड डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट बोल दो। एयरक्राफ्ट, एयरलिफ्ट पिक्चर का नाम बता रहा है बंदा। वैसे और एयरक्राफ्ट, हाँ। अदर सपोर्ट सर्विसेज और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर। चलो मैंने यहाँ पर बताया सर्विसेज में ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और पैसेंजर शामिल नहीं होगा, यानी उस पर टैक्स लगेगा, लेकिन कुछ पर नहीं लगेगा। अभी अभी लास्ट के 2 पॉइंट बोले, किन पर नहीं लगेगा? ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स की बात बताओ। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, क्या देख रहे हो? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स में मैंने कहा रोड से अगर कोई सामान आता है तो माफ है, लेकिन अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी से आए, कोरियर एजेंसी से आए तो टैक्स लग जाएगा, यही तो बताया। और अगर आउटसाइड इंडिया से इंडिया में क्लियरेंस के लिए सामान आता है, चाहे एयरक्राफ्ट से चाहे वेसल से, वो माफ होता है। बस हो तो गया, यही तो बताया। ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर में क्या क्या माफ होता है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट माफ होता है। यहां से निकलो ना, तुम यहां से निकलो, पहले मेट्रो नहीं, पहले ऑटो रिक्शा और मीटर्ड कैब्स, उसके बाद मेट्रो, मोनोरेल और ट्रॉम्बेस, उसके बाद रेलवे का एसी टैक्स लग जाएगा, स्लीपर एसी फर्स्ट क्लास टैक्स लग जाएगा,
उसके बाद उससे उतरोगी तो फिर उसके बाद नदी पार करना पड़ेगा, इनलैंड वाटरवेज। वेसल में जाओगी अगर वो टूरिज्म पर्पस के लिए तो टैक्स लग जाएगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। बस हो गया, सारी चीजें हो गई। पहला पॉइंट पूरी तरह कवर हो गया, तो पहले के साथ साथ बाकी दो भी और कवर हो गए, 3 पॉइंट हम लोगों ने कवर कर लिए। उसके बाद सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय आरबीआई, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन लोकेटेड इन इंडिया, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। क्या क्या था इसमें? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को के लिए जो हम लोग बेसिक एक्टिविटीज करते हैं, जोताई रोपाई करते हो ना, खाद डालना, बीज डालना, ये सब माफ है। कटिंग, हार्वेस्टिंग सब माफ है। उसके बाद उसको सुखाने का काम करते हो, अगर मार्केट में ले जाना जरूरी है तो वो भी माफ है। अगर मार्केट तक ले गए ट्रांसपोर्टेशन करते हुए तो माफ है। साथ साथ अगर आपने अपनी खाली जमीन किसी को किराए पर दे दी खेती के लिए तो माफ है, वो सर्विस भी माफ है। साथ साथ अगर आपने एग्रो मशीनरी किसी को किराए पर दे रखी है तो वो भी माफ है। अगर आपने वहां पर किसी दलाल का सहारा लिया मंडी में सेल करवाने के लिए, मंडी या कॉर्पोरेशन का सहारा लिया, वो भी माफ है। वहां पर धर्मादा या धर्म कांटे का सहारा लिया तोल करने के लिए, वेट करने के लिए, वेटमेंट के लिए, तो वो भी माफ है। इज इट क्लियर? लेकिन अगर आप कॉमर्शियली एक्टिविटी करते हो पोटैटो चिप्स और जैम वगैरह के लिए तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। इज इट क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत? ट्रेडिंग ऑफ गुड्स माफ है। अमाउंट टू मैन्युफैक्चर और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज माफ है। प्रिंट मीडिया में एडवर्टीजमेंट देते हो माफ है। टोल चार्जेस देते हो माफ है। अम्यूजमेंट या एंटरटेनमेंट के लिए जाते हो, मैंने कहा अभी कंफर्म नहीं कर सकते, कंफर्म नहीं कर सकते। लॉटरी, बैटिंग और गैम्बलिंग माफ है। ड्वेलिंग हाउस रेंट करते हो, किराए पर देते हो, माफ है। लेकिन अगर कॉमर्शियली एक्टिविटीज या कॉमर्शियली शॉप के लिए देते हो, बिजनेस के लिए देते हो तो माफ नहीं है। डिपॉजिट्स, एडवांसेस देते हो, माफ है। फॉरेन करेंसी एक्सचेंज अगर डीलर होता है और बैंक होता है, बैंक टू बैंक, डीलर टू डीलर, माफ है। इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए माफ है। लास्ट एक और बचा, फ्यूनरल ब्यूरियल एक्टिविटीज। आपका ये चैप्टर, अच्छा स्कूल बच गया था ना, स्कूल बच गया, प्री स्कूल, कॉलेज, ठीक है ना। ये सारी चीजें आपकी कवर हो चुकी हैं बेटा। आपका चैप्टर नंबर 2 भी क्या हो गया, ओवर हो गया। डिटेल में सारी चीज़ें मैंने बता दी। आगे जो डिटेल्स लिखी हुई हैं सारी पॉइंट्स मैंने कवर करवा दिए हैं। कोई दिक्कत हो तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में उम्मीद करेंगे आपका पॉइंट ऑफ टैक्सेशन एंड मेगा एग्जेम्पशन लिमिट, ये दोनों चीज़ें कवर हो जाएं एक क्लास में। और उसके लिए आपको अपना ब्लड प्रेशर मेंटेन रखना पड़ेगा। क्लियर? थैंक यू बच्चों।